नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में, जहाँ पे हम डिपार्टमेंटल एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं MCQ के थ्रू। आज हम लोग GFR सीरीज का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट सीरीज में प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑन जेम को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जेम पर गुड्स का कैसे प्रोक्योरमेंट किया जाता है उसके कंसेप्ट्स को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद MCQ को अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि MCQ आप लोग अपनी नॉलेज के बेसिस पर अटैम्प्ट करो, ना कि हम लोग उसे बाद में एक्सप्लेन करें। तो इसलिए हम लोगों ने इस बार डिसाइड किया है कि हम लोग पहले कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद आप MCQs को अटेम्प्ट करो और उसी पीछे के जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, देयर आर वेरियस पावर्स फॉर परचेज थ्रू जेम पोर्टल। जेम पोर्टल पे बहुत सारे तरीके हैं परचेज करने के। सबसे पहले आता है आपका डायरेक्ट परचेज। तो डायरेक्ट परचेज कब यूज़ होता है? जब हमें कोई भी गुड 25,000 रुपये तक की गुड्स को परचेज करना होता है। गुड्स हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में कि गुड्स कोई भी टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, इंश्योरेंस भी हो सकता है, सभी कुछ हो सकता है। तो कोई भी सर्विस अगर हम प्रोक्योर करते हैं 25,000 रुपये तक की, उसको हम डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो इसमें कैसे किया जाता है? द गुड्स कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड सप्लायर अवेलेबल ऑन जेम पोर्टल आफ्टर चेकिंग क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी टाइम। यानी तीन चीज़ों को प्राइमरीली चेक किया जाता है। सबसे पहले आइटम की क्वालिटी कैसी है, स्पेसिफिकेशन जो हमने दिया था उसके अकॉर्डिंग माल डिलीवर हो रहा है कि नहीं, और डिलीवरी टाइम कितना ले रहा है। ये तीन चीज़ों को डिसाइड करते हैं और हम लोग डायरेक्ट किसी भी रजिस्टर्ड सप्लायर से हम ले सकते हैं जो लोएस्ट पॉसिबल प्राइस यहाँ पर दिख रहा हो। ठीक है, द लोएस्ट वैल्यूटेड प्राइस कैन बी सिलेक्टेड। द रजिस्टर्ड सप्लाई शुड बी अवेलेबल ऑन जेम। यानी कि हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी है, सपोज हम लोगों को खरीदने हैं ऑफिस के लिए स्टेशनरी में हम लोगों को ख़रीदना है, मान लेते हैं रिम पेपर ख़रीदना है। अब रिम पेपर के लिए हमें 100 GSM का पेपर चाहिए, तो हम सिंपल देखेंगे 100 GSM का A4 शीट्स का पेपर सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है जेम पे। हम जेम पर डालेंगे सर्च में, रजिस्टर्ड सप्लायर्स मैंने अपना कोटेशन डाल रखी है और जिसकी सबसे कम कोटेशन होगी, सबसे कम प्राइस होगी, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ऑर्डर अवार्ड कर देंगे। तो सबसे सिंपल तरीका होता है, जैसे कि हम दुकान पर जाते हैं सामान लेने के लिए, हम या मॉल में जाते हैं, हम लोगों को जो चीज़ चाहिए होती है देखते हैं और उसमें जो सबसे सस्ती होती है उसको हम उठा ले लेते हैं और बिलिंग करा लेते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट ओनली। ठीक है, चलते हैं आगे। अब सेकंड मेथड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन मेथड या फिर L1 बाइंग मेथड। ये 25,000 से 5 लाख रुपए तक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, पर इसमें कोई हम बिडिंग नहीं करते। यानी ये 25,000 तक का तो हमने डायरेक्ट परचेज से कर लिया, 25,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे तक का होता है तो हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन मेथड या L1 बाइंग। तो कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि हम कंपेयर करेंगे, ये वही फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करते हैं, 3 सप्लायर्स को चूज़ करते हैं जेम पोर्टल से। इसमें 3 चीज़ें देखी जाती हैं, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी टाइम। वही 3 चीज़ों को देखेंगे तीनों सप्लायर्स की, किसकी क्वालिटी अच्छी है, स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल कर रहा है और डिलीवरी का जो टाइम कौन सबसे लीस्ट दे रहा है। 3 सप्लायर सेलेक्ट किए, उसमें से जब जिसकी सबसे लोएस्ट प्राइस होगी, जो तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा, उसको हम लोग ऑर्डर दे देते हैं। तो ये भी मोर और लेस आपका डायरेक्ट मेथड की तरह है, पर इसमें हम क्योंकि अमाउंट बढ़ गया है, 25,000 से ऊपर का अमाउंट है, तो सिंपली किसी एक को नहीं दे देंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाकर देखेंगे और इसमें हम 3 सप्लायर्स को सिलेक्ट करेंगे और 3 में से जो सबसे लीस्ट प्राइस ऑफर कर रहा होगा उसको दे देंगे। इसमें कोई बिडिंग का प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा है अभी तक। जो हमने पहले किया था उससे उसी तरह से, एक तरह से देखा जाए तो बिडिंग वाला अभी हमने कोई रोल इन्वॉल्व नहीं किया है। तीसरा मेथड होता है जिसे हम बिडिंग मेथड बोलते हैं। अब हम बिडिंग मेथड पर आ गए। अब हमें कोई बड़ा आइटम खरीदना है, छोटे आइटम के लिए तो चलो हमने पिछले वाले मेथड से L1 बाइंग से खरीद लिया, लेकिन अगर हमें कोई बड़ा आइटम खरीदना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, 25,000 से 5 लाख रुपए तक का होता है, ऑनलाइन बिडिंग करते हैं। इसमें भी 3 सप्लायर्स को हम सेलेक्ट करना होता है, कम से कम 3 होने चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इन दिस केस 2 बिड सिस्टम इज़ फॉलो। अब इसमें क्या करते हैं हम, 2 बिड्स होते हैं। क्या होती है, एक होती है टेक्निकल बिड और एक होती है फाइनेंशियल बिड। अब ये टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड क्या होता है? टेक्निकल बिड में तो बिडर होता है, वो अपना स्पेसिफिकेशन देता है कि वो कौन सा आइटम देगा, उसमें क्या क्या चीज़ ऑफर करेगा। सपोज हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो वह ऑफ़र करेगा, वो हमें इतने GB की रैम दे रहा है, इतना हम लोगों को ये वाला प्रोसेसर मिलेगा, हम लोगों को इतना हार्ड डिस्क मिलेगा, इसके साथ ये एंटीवायरस मिलेगा, हमें MS ऑफिस का कौन सा वर्जन डाल कर देगा। ये सारी चीज़ें हमें वो स्पेसिफाई करके देता है जो हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग।
दूसरा होता है फाइनेंशियल बिड, इसमें वो अपनी प्राइस कोट करता है कि वो कितनी प्राइस देगा। अगर हम 10 सिस्टम्स परचेज करते हैं तो ये प्राइस रहेगा, अगर हम 25 करते हैं तो ये प्राइस परचेज होगा, अगर 50 करते हैं तो ये प्राइस होगा। तो ये फाइनेंशियल बिड होती है। बोथ द बिड्स आर सेंट इन द सेपरेट सील एनवेलप विद प्रॉपर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, दोनों को सेपरेट एनवेलप में डाला जाता है। बोथ दीज बिड्स विल बी केप्ट इन अ सिंगल एनवेलप एंड सील्ड, यानी दोनों बिड्स को एक एक एनवेलप में डाला जाता है, उस एनवेलप को बंद किया जाता है और उन दोनों एनवेलप को एक बड़े एनवेलप में डाला जाता है जिसमें कि दोनों एनवेलप रहते हैं। टेक्निकल बिड विल बी ओपनड फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम लोग बिड को सिलेक्ट करते हैं, हम लोग बड़े वाले एनवेलप को फाड़ेंगे, उसमें से 2 एनवेलप निकलेंगे, एक पे लिखा हुआ टेक्निकल बिड, एक पे लिखा हुआ फाइनेंशियल बिड। फाइनेंशियल बिड वाले को हम एज इट इज छोड़ देंगे, हम उसको टच नहीं करेंगे, हम उठाएंगे टेक्निकल बिड वाला, उसे फाड़ कर देखेंगे। अब उसको हम टेक्निकल बिड को देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। एट लीस्ट देयर शुड बी 3 बिड्स एंड ईच बिडर विल बी गिवन अ टेक्निकल स्कोर। अब टेक्निकल स्कोर दिया जाएगा, कम से कम 3 बिड होने, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं, सबका बारी बारी से हम फाड़ के देखेंगे एनवेलप को और उसमें कितना स्कोर दिया हुआ है। अब स्कोर कैसे डिसाइड होगा, सपोज एंटीवायरस को हमने दिया हुआ है 10 स्कोर, हार्ड डिस्क को हमने दिया हुआ 15 स्कोर, प्रोसेसर को हमने दिया हुआ 25 स्कोर, रैम को दिया हुआ हमने 15 स्कोर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन को हमने दिया हुआ है 20 स्कोर। ऐसे करके हमने 100 स्कोर बना दिया। अब हम देखेंगे ये हमारे किस किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उतना स्कोर उसको मिल जाएगा। अब हमने रखा कि मिनिमम 70 वाले को हम चूज़ कर लेंगे, जिसका स्कोर मिनिमम 70 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जिनका स्कोर 70 होगा, 70 और अब होगा, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारी बिड्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। यानी जो जिनका 70 से कम स्कोर आ रहा है, जो हमने क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है कि हम टेक्निकल बिड में जिसका टेक्निकल स्कोर 70 से ऊपर होगा, उनको ही कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल बिड के लिए। तो जिनका 70 से ऊपर का है उनको हमने कंसीडर कर लिया, और जिनका टेक्निकल स्कोर 70 से कम है उनको हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी उनके हमें एनवेलप को खोलने की जरूरत नहीं है, उनका खत्म हो गया, वो एनवेलप को हटा के साइड में रख दिया। अब जिनका टेक्निकल स्कोर 70 प्लस था और रख लिए, उनकी फाइनेंशियल बिड को ओपन करेंगे। आफ्टर टेक्निकल एवेल्यूएशन दोज बिड्स विच आर टेक्निकली क्वालिफाइड विल बी सेग्रीगेटेड, उनको सेग्रीगेट कर लिया। दोज bidders who are technically qualified, their financial bids will be opened and evaluated। अब क्या करेंगे, जिनकी टेक्निकल क्वालिफाइड है उनको फाइनेंशियल बिड्स को ओपन करेंगे। द लोएस्ट प्राइस बिडर गेट्स द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब उनमें जिसने सबसे कम प्राइस कोट की होगी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है इसमें भी, क्योंकि हम 25,000 से 5 लाख का, ये भी हमारा पुराना मेथड से L1 बाइंग था, उससे अलग है। उसमें बिना बिड के भी हम 25,000 से 5 लाख तक का आइटम प्रोक्योर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिडिंग के थ्रू जा रहे हैं, तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हमें बिडिंग सिस्टम से जाना है या फिर हमें L1 से जाना है। अब हम बिडिंग सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो सिंपल सी बात है, सबसे कहेंगे बिडर से आप अपनी बिड्स दो हमें, ये सब जैम पर ही होगा। उन्होंने अपना टेक्निकल स्कोर और फाइनेंशियल स्कोर दिया, टेक्निकल स्कोर दोनों को एनवेलप में बंद किया, एनवेलप को खोला, फाड़ा, उसमें से जो भी स्कोर मिलेगा, जो क्वालिफाइड होंगे उनको रख लेंगे और अनक्वालिफाइड होंगे उनको रिजेक्ट कर देंगे। क्वालिफाइड स्कोर का फाइनेंशियल बिड को चेक करेंगे, जिसमें सबसे लीस्ट प्राइस होगी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। अब आते हैं फोर्थ मेथड पे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स एक्शन मेथड। ये भी 25,000 से 5 लाख तक के बीच में होता है। ये थोड़ा सा रियल टाइम वाला होता है, एक लेवल और ऊपर जाता है। अब सिंपली हमें ख़रीदना था तो हम L1 से गए, अगर हमें थोड़ा सा उसमें बिडिंग करके कंपटीटिव प्राइस को डिस्कवर करना था तो हमने क्या किया, बिडिंग मेथड को यूज़ किया, जिसमें कि लोग बिड लगाएं और जो प्राइस कोट कर रखी है उससे सस्ती बिड हमें मिल सके। ये हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल प्राइस जितनी कम हो सके उस टाइम पे किया जाता है। तो क्या होता है, अब 25,000 अप टू ₹5 lakhs, दिस इज रिजॉर्टेड व्हेन द जैम लास्ट purchase price in the e-commerce site and last price in the department website is exorbitant। यानी कि जैम पे जो प्राइस दिख रही है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, या फिर ई-कॉमर्स साइट जो होती है, जो मिनिस्ट्री जो डालती है अपनी साइट्स पे डालती है, उस पर भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। लास्ट परचेज प्राइस भी ज़्यादा थी, आपको लग रहा है कि आप इसे कम प्राइस में खरीद सकते हो इस आइटम को, तो आप क्या करोगे, रिवर्स ऑक्शन मेथड के थ्रू जाओगे। अब रिवर्स ऑक्शन मेथड में होता क्या है, 2 स्टेज बिडिंग होती है इसमें भी, एज इन द अर्लियर केस। 2 बिड्स आर इन्वाइटेड, एक वही होगी टेक्निकल बिड, दूसरी होगी फाइनेंशियल बिड, सेम मेथड से। फर्स्ट टेक्निकल बिड्स ऑफ द बिडर्स आर इवेल्युएटेड बाय द कमेटी। ठीक है, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, बिडिंग सिस्टम जब भी होगा तो एक इंडिविजुअल नहीं करता है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक कमेटी बनाता है, वो कमेटी एवेल्युएट करती है।
First, technical bids of the bidders are evaluated by the committee. Each technical offer is given a score. Those technical bills which got minimum qualifying score, their response are accepted and other technical bids are rejected. जैसे हमने पीछे किया था वही होगा. फिर डिफरेंस क्या है बिडिंग सिस्टम में और रिवर्स ऑक्शन में, वो देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मीन्स ऑनलाइन रियल टाइम परचेजिंग टेक्निक यूटिलाइज्ड बाय प्रोक्योरिंग एंटिटी. अब जिनका टेक्निकल स्कोर क्वालिफाई हो गया उनसे हम प्रेजेंटेशन देने के लिए सबसे पहले तो हम उनसे प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे. ठीक है कि आप प्रेजेंट करो आपके आइटम के बारे में. अब उनसे हम प्रेजेंटेशन लेंगे रियल टाइम में. ठीक है, वो सब लोग आएंगे, डिपार्टमेंट के जो कमेटी के लोग बैठेंगे और वो लोग अपना प्रेजेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट को. एंड टू सिलेक्ट द सक्सेसफुल बिड. ठीक है, सिलेक्ट सक्सेसफुल बिड मिल गई विच इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन बाय बिडर्स ऑफ सक्सेसिवली मोर फेवरेबल बिड्स ड्यूरिंग अ शेड्यूल्ड पीरियड एंड टाइम एंड ऑटोमेटिक इवेल्युएशन ऑफ बिड्स. अब उसके बाद जो है उनसे प्राइस की बात करेंगे कि इतने का ले रहे हैं, कि भाई वो तो इतने का दे रहा है, आप इतने का ले रहे हो, ये देखो बगल वाला तो इतने पैसे मांग रहा है. वो बोलेगा नहीं मैं ठीक है मैं और कम कर लेता हूँ. तो तीसरे से बोलेंगे कि आप बताओ कितना दे रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने देख लिया, हम लोगों ने आप सबके पसंद आ रहे हैं. 4 लोगों को चारों के हमें पसंद आ रहे हैं. आप बताओ आप कितने का दोगे, आप बताओ आप कितने का दोगे. ठीक है, उसमें हम ये भी बार्गेनिंग कर सकते. बोलेगा नहीं आपका स्कोर थोड़ा कम आ रहा है, कह रहा है मैं भी यही प्राइस दे रहा हूँ जितनी ये दे रहा है इससे कम दे रहा हूँ. आप बोलोगे लेकिन उसका स्कोर आपसे थोड़ा ज़्यादा है, उसका प्रोडक्ट आपसे बेटर है हमारे लिए, अब या तो कम करो या फिर इतना तो हम उसको ही दे सकते हैं. तो कुल मिला के आप इससे करके प्राइस डिस्कवर करोगे जो लीस्ट पॉसिबल प्राइस होगी बैठ के रियल टाइम में, और जो भी हाँ कर देगा उसको आप कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हो. A procuring entity may choose to procure a subject matter of procurement by the electronic reverse auction method if. अब क्या कब हम इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के लिए जाते हैं. इट इज़ फीजिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट. सबसे पहले तो आप जो प्रोडक्ट ले रहे हो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पॉसिबल है. अब जैसे कि हमने बात की, आप पेन ले रहे हो, आपको बॉल पेन चाहिए, उसमें आप क्या ही डिस्क्रिप्शन दोगे. 5 रुपये का 10 रुपये का पेन है, उसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन दोगे. लेकिन आप अगर कंप्यूटर परचेज करते हो तब आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि मुझे ये स्पेसिफिकेशंस चाहिए. या फिर अगर आप एसी परचेज करते हो तो आप दे सकते हो कि ऑटोमेटिक होना चाहिए और इसमें ये फीचर होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहिए, 5 स्टार चाहिए. स्पेसिफिकेशन देना पॉसिबल हो. एक तो तब देयर इज ए कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑफ बिडर्स एंटिसिपेटेड टू बी क्वालिफाइड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन सो दैट इफेक्टिव कॉम्पिटिशन इज इंश्योर्ड. यानी कि मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत सारे लोग हों. ऐसा ना कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो आपने उसके मार्केट में प्लेयर ही 2 या 3 है, उसके लिए आप रिवर्स ऑक्शन कर रहे हो. आपको बंदे मिलेंगे कहाँ से. कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारे लोग हैं. जैसे आप अगर कंप्यूटर की बात करते हो तो बहुत सारे वेंडर्स मिल जाएंगे आपको जो आपको बेचने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो जिसमें से आप सिलेक्ट 3 4 5 जो है लोग सिलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस के. मिनिमम 3 तो आपको चाहिए. लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बहुत ही कम लोग हैं जो है उस प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो फिर आप रिवर्स ऑक्शन मेथड के थ्रू नहीं जा पाओगे. द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी इज डिटरमिनिंग द सक्सेसफुल बिड आर क्वांटिफिएबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड मॉनेटरी टर्म्स. यानी कि जो क्राइटेरिया है सक्सेसफुल बिड को डिटरमिन करने का वो क्वांटिफिएबल है. यानी कि आपने स्कोर दिया हुआ है कि इसका प्रोडक्ट आपसे अच्छा है, इसका प्रोडक्ट आपसे इन्फीरियर है, ऐसा होना चाहिए. अब प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे तो यूज़ नहीं होगा. आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, आलू खरीदते हो, एक बंदा बोलता है मेरा आलू अच्छा, दूसरा बोलता है मेरा आलू ख़राब है. अब कैसे स्पेसिफाई करोगे, दोनों एक जैसे ही हैं आलू तो. लेकिन अगर आप बात करते हो टीवी की, तो टीवी में आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरी टीवी क्या बोलते हैं स्मार्ट टीवी है, इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाता है, मेरी टीवी जो है इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है, इसकी रेटिंग अच्छी है. यहाँ पे आप क्वांटिफाई कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट बेटर कम है. और दूसरा क्या है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स, और उसी के हिसाब से मनीटरी टर्म्स में जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. तो वहाँ पर हम रिवर्स ऑक्शन मेथड यूज़ करते हैं. द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल सॉलिसिट बिड थ्रू एन इन्विटेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सिमिलर टू ई प्रोक्योरमेंट. बाकी सारी चीज़ें ई प्रोक्योरमेंट मेथड जो हमने देखा था पहले, बिडिंग सिस्टम वही रहता है, दोनों बिड होती हैं, उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करोगे, माल आएगा, फिर आप पेमेंट करोगे, वो सब आपका सेम ही रहता है. अब अप टू 25,000 हमारे पास 1 मेथड है. कौन सा है, डायरेक्ट सेलिंग. अगर हम 25,000 से 5 लाख से ऊपर जाते हैं तो 3 मेथड्स हैं. L1 बाइंग,
ऑनलाइन बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन परचेज। और अब 5 लाख हमारे पास कितने हैं, 1 मेथड है रिवर्स ऑक्शन मेथड, ठीक है, ये 5th मेथड गलत लिखा हुआ है, तो रिवर्स ऑक्शन मेथड है हमारे पास। Ministries department shall work out their procurement requirement of goods and service on the either OPEX यानी operational expenditure और CAPEX यानी capital expenditure at the time of preparation of budget estimates। तो आपको कोई भी आइटम चाहिए तो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के लिए चाहिए, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कि आप स्टाफ के लिए पानी खरीदते हो, मीटिंग जब होती है उसके लिए पानी की बोतल्स खरीदते हो, ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया। पेपर्स खरीदते हो, स्टेशनरी खरीदते हो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें आपने फर्नीचर खरीदा, आपने एसी लगवाए, या आपने बिल्डिंग में कुछ और एडवांस और जो है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कराया है, जो है एरिया बढ़ाने के लिए, तो ये सब आपका होगा कैपेक्स मॉडल पे होता है। Ministries department shall project their annual procurement plan of goods and service on GEM portal within 30 days of budget approval, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मिनिस्ट्रीज अपनी जो ग्रांट्स के लिए रिक्वायरमेंट भेजती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या करती हैं, वो अपना पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजती हैं, उसके लिए फिर पार्लियामेंट में उसकी अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद अप्रूव हो जाती है, एक्ट बन जाता है, आपको पैसा मिल जाता है, अब आपको बजटरी एलोकेशन हो गया। उसके बाद आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है बजट अप्रूवल के बाद एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है गुड्स एंड सर्विस का, कि हम इतना इतना आइटम खरीदेंगे इस टाइम पे। आप हमें 20 करोड़ रुपया मिला हुआ है, इस 20 करोड़ रुपए से हमें इतना हमें ये चीज़ खरीदनी है। आपने पहले बजट में दिया था एस्टिमेशन, तो कैसे दिया था, इसी बेसिस पर दिया था कि हमें 100 AC चाहिए, हमें बिल्डिंग में इतना काम कराना है, इतना ये चाहिए, इतना चाहिए, आपने ये चीज़ें मेंशन की थी। अब आप उसको बताओगे कि AC की जो हमने बात की थी वो हम 3 महीने के अंदर लगा लेंगे। हमने ऑफिस में जो है क्या बोलते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए चेयर्स वगैरह लगाने के लिए जो बात की थी वो हम इतने टाइम में इंस्टॉल करा देंगे। नए फ़ोन सेट्स की बात की थी तो वो लगा देंगे। कंप्यूटर्स की बात की थी वो हम 6 महीने के अंदर कर देंगे। वो आपको 1 महीने के अंदर एस्टिमेट देना होता है। Any government buyer can purchase automobiles through GEM from sellers with lowest price among available sellers of at least 3 different manufacturers up to 30 lakhs। तो गवर्नमेंट यूजुअली क्या होता है कि हम जब ऑटोमोबाइल्स खरीदते हैं तो हम उसमें जेम से नहीं करते, लेकिन अगर 30 लाख तक का ऑटोमोबाइल्स कर रहे हैं तो हम वो बिडिंग सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं, रिवर्स ऑक्शन मेथड के थ्रू जा सकते हैं। 30 लाख तक का ऑटोमोबाइल भी हम परचेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और एग्जाम में आता है कि ऑटोमोबाइल्स क्या हम परचेज कर सकते हैं जेम पे, यस कर सकते हैं, 30 लाख तक का कर सकते हैं रिवर्स ऑक्शन मेथड के थ्रू, और 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स कम से कम होने चाहिए उसको प्रोवाइड कराने वाले। तो अब MCQ पे हम आ जाते हैं, MCQ डिस्कस करते हैं। अब MCQ के एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट नहीं रहेगा, आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो एक बार पीछे वाला पार्ट फिर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए अपनी नॉलेज के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ परचेज ऑन जेम थ्रू डायरेक्ट परचेज। डायरेक्ट परचेज की लिमिट क्या होती है, A अप टू ₹10,000, B अप टू ₹25,000, C अप टू ₹25,000 एंड अप टू ₹5 लाख, एंड D नो लिमिट। एंड द राइट आंसर इज B अप टू ₹25,000। आप लोगों को पता है कि अब 25,000 तक हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। 25,000 से 5 लाख तक 3 मेथड होते हैं और 5 लाख से ऊपर सिर्फ एक मेथड होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द लिमिट ऑफ परचेज ऑन जेम थ्रू L1 मेथड। L1 मेथड की क्या लिमिट होती है, अप टू A अप टू ₹10,000, B अप टू ₹25,000, C अप टू above ₹25,000 एंड अप टू ₹5 lakhs, एंड D नो लिमिट। एंड द राइट आंसर इज C above ₹25,000 एंड above to ₹5 lakhs। हम लोगों ने डिस्कस किया था 25,000 से 5 लाख के बीच में 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है हमारा L1 मेथड, दूसरा होता है बिडिंग मेथड, और तीसरा होता है रिवर्स ऑक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द अनदर मेथड ऑफ L1 नेम्स। ऑप्शंस आर A डायरेक्ट परचेज, B कंपैरिजन मेथड, 3 टेक्निकल बिड, 4th रिवर्स ऑक्शन मेथड। एंड द राइट आंसर इज B कंपैरिजन मेथड। पता है हम लोगों को कंपैरिजन मेथड बोलते हैं या L1 बोलते हैं। 4th, मिनिमम हाउ मैनी सप्लायर्स शुड बी देयर इन L1 बिडिंग। L1 बिडिंग में कितने होने चाहिए सप्लायर्स, A1, B3, C4, D5। एंड द राइट आंसर इज B3, 3 सप्लायर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग 2-bit सिस्टम, और 2-bit सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, इट इज़ यूज फॉर बिट अबव ₹25,000 एंड अप टू ₹5 lakhs। 2, देयर शुड बी एटलीस्ट 3 bits। 3, फाइनेंशियल बिड इज ओपन फर्स्ट। ऑप्शंस आर A1 and 2 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only, and the right answer is A 1 and 2 only। फाइनेंशियल बिड जो ओपन फर्स्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सबसे पहले टेक्निकल बिड खोली जाती है। टेक्निकल बिड जब ओपन हो जाती है, टेक्निकल स्कोर्स जो क्वालिफाई होते हैं उनको हम एक साथ रख लेते हैं और उनके फाइनेंशियल बिड्स को ओपन करते हैं, और जिसका सबसे लीस्ट फाइनेंशियल बिड होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रिवर्स ऑक्शन मेथड। अब रिवर्स ऑक्शन के मेथड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, रिवर्स ऑक्शन मेथड इज यूज फॉर डिस्कवरिंग मोर कॉम्पिटिटिव प्राइस। 2, above ₹5 lakhs, one has to necessarily follow reverse auction method. 3, this is resorted when the gem last purchase price is exorbitantly high. Options are A1 and 2 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 3 only, and the right answer is B all of the above। यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। हमें पता है रिवर्स ऑक्शन मेथड में हम कब करते हैं, 5 लाख से ऊपर तो हमें नेसेसरीली फॉलो करना होता है। जैम की लास्ट प्राइस या लास्ट परचेज प्राइस या मिनिस्ट्री की भी प्राइस होती है वो बहुत एग्जॉर्बिटेंटली होती है, और कॉम्पिटिटिव प्राइस को डिस्कवर करने के लिए हम रियल टाइम में रिवर्स ऑक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एनी गवर्नमेंट बायर कैन परचेज ऑटोमोबाइल थ्रू जैम अप टू ₹30 lakhs। क्या ये सही है। A ट्रू, B फॉल्स। जस्ट अभी देखा था कि 30 लाख तक का हम ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 सप्लायर्स होने चाहिए तभी। Question number 8, in 2-bit system which bid is open first? A technical bid, B financial bid, C both bids simultaneously, D as per the discretion of procuring agency, and the right answer is A technical bid। हम देख चुके हैं, पहले टेक्निकल बिड खोला जाता है, जो क्वालिफाइड होते हैं उनकी हम फाइनेंशियल बिड को ओपन करते हैं। डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ GFR में, उसको फॉलो किया जाता है। ऐसे मर्जी से आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, in bidding method there are 3 bidders। If the score of technical bids of all the 3 bidders are same, which bidder will be awarded the contract। यानी कि 3 bidders ने बिड लगाई, तीनों का टेक्निकल स्कोर सेम है, ठीक है। which bidders will be awarded the contract? कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा। A bidders whose bid was received first, B bidders whose financial bid is the least, C as per the discretion of procuring agency, and D the most experienced bidder, and the right answer is B bidder whose financial bidder is the least। हमने देखा था कि जिसकी टेक्निकल बिड का स्कोर जब सबका देख लिया जाता है तो उसके बाद जिसकी लीस्ट फाइनेंशियल बिड होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं होता, कि एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है। प्रोडक्ट की हम किन चीज़ों को देखते हैं, डिलीवरी टाइम, स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, 3 चीज़ें कंसीडर की जाती है बिडिंग के टाइम पे। एक्सपीरियंस बिडर ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, presentation by bidders for figuring out more favorable bids is used in which process। ठीक है, प्रेजेंटेशन कौन से मेथड में दी जाती है बिडर के द्वारा। A डायरेक्ट परचेज, B कंपैरिजन मेथड, C टेक्निकल बिड, D रिवर्स ऑक्शन मेथड, एंड द राइट आंसर इज D रिवर्स ऑक्शन मेथड। आप पता है कि रियल टाइम में प्राइस डिस्कवर करने के लिए लीस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस हम लोग रिवर्स ऑक्शन मेथड के थ्रू जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a procuring entity may choose to procure by the electronic reverse auction method if, कब चूज किया जाता है, it is feasible for the procuring entity to formulate a detailed description of the subject matter of the procurement। 2, there is a competitive market of bidders anticipated to be qualified to participate in the electronic reverse auction so that effective competition is ensured। 3, the criteria to be used by the procuring entity is determining the successful bid are quantifiable and can be expressed in monetary terms। Options are A1 and 2 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D none of the above, and the right answer is B all of the above। यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। हम लोगों ने देखा था कि 3 चीज़ें देखी जाती हैं, कि कंपटीशन काफ़ी हो मार्केट में, इनफ हो, डिटेल डिस्क्रिप्शन आप प्रोडक्ट का आप बता सकते हो, और क्राइटेरिया जो यूज़ किया जाता है वो क्वांटिफिएबल होना चाहिए और मॉनेटरी टर्म्स में भी एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर अ प्रोक्योरमेंट अप टू ₹25,000 ऑन जेम अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवार्डेड टू अ अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑल्सो। एन होगा यहाँ पे एक ही जगह पर,
ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज बी फॉल्स। अनरजिस्टर्ड सप्लायर का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो जेम पर उसका दिखाई ही नहीं देगा, उसका नाम ही नहीं दिखाई देगा, तो आप कैसे कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 13, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शेल प्रोजेक्ट दियर एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन जेम पोर्टल विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ बजट अप्रूवल। बजट अप्रूवल होने के कितने दिन के अंदर आपको एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान को डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 45 डेज, डी 90 डेज, एंड द राइट आंसर इज बी 30 डेज। हमने कहा था ना 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर करना होता है। जब आपको ग्रांट्स जो है मिल जाती है एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद, तो 30 डेज के अंदर आपको पूरा प्लान का शेड्यूल आपका दिखाना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ओनली ऑनलाइन बिड्स आर एक्सेप्टेड इन बिडिंग मेथड। ऑप्शंस ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। हम लोग को पता है कि बिडिंग सिस्टम जो हमारा ऑनलाइन होता है उसमें सिर्फ ऑनलाइन बिडिंग को ही एक्सेप्ट किया जाता है, और जेम का पर्पज़ ही यही है कि सब कुछ ऑनलाइन ही हमारा हो सके, वरना तो पुराना सिस्टम चल ही रहा था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। 1, like deficit financing done by the government of India, every department is also allowed to increase more than the required to boost the employment। यानी कि जैसे गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, जितना खर्चा होता है उससे जितना आपके रेवेन्यू होते हैं उससे ज़्यादा खर्चा करती है। सिमिलरली डिपार्टमेंट्स भी अलाउड होते हैं कि वो अपनी जितना भी उनको बजटरी एलोकेशन है उससे ज़्यादा खर्चा कर सकें एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए। 2, नो एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड which would benefit a particular section of society. Any proposal for expenditure finance committee should be concurred by integrated financial advisor. Options are A1 and 2 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 3 only, and the right answer is C 2 and 3 only। यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है फॉर द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स भी जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे। आपका काम है कि जितना आपका बजटरी एलोकेशन है उतना ही आप खर्चा करो, और बजटरी एलोकेशन जो आप भेज रहे हो रिक्वायरमेंट, वो अपने जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही भेजो। ये आपका काम नहीं है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, न्यू नोट प्रिंट करती है या कुछ और करती है। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि जो भी उसके हाई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जाहिर सी बात है, पैसे में डील कर रहे हो तो स्टैंडर्ड्स हाई रहने चाहिए, मोरल स्टैंडर्ड्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर टू एंश्योर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑर्डर्स एंड स्ट्रिक्ट इकोनॉमी एट एवरी स्टेज एंड सी दीज फाइनेंशियल रेगुलेशंस आर फॉलोड बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। यानी कि क्या देखना ऑफिसर को कि फाइनेंशियल ऑर्डर्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है, स्ट्रिक्ट इकोनॉमी एट एवरी स्टेज, यहाँ पे हर चीज़ को इकोनॉमिक तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और रेगुलेशन भी फाइनेंशियल जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, सबऑर्डिनेट उसे प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पैसे को वेस्ट करो। Every officer is expected to exercise same amount of vigilance in respect of government expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of his expenditure from his own money। आपको उसी तरह से विजिलेंस रहना है जैसे कि आप अपने पैसे के लिए रहते हो। जैसे कि जब वाइफ खर्चा करती है तो आप ध्यान रखते हो कि अभी तो पिछले हफ्ते ही तो आपने 5,000 रुपये लिए थे, फिर वो पैसे कहाँ चले गए। इसी तरह से गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में भी आपको ध्यान रखना है कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमरी फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं होना जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। सपोज आपने एक मीटिंग कंडक्ट कराई जिसमें 10 लोग आए हुए हैं और डोमेस्टिक मीटिंग है, उसमें आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए। इसका मतलब नहीं है आप ऑफिस के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आप रिफ्रेशमेंट अरेंज कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेविश मीटिंग करोगे। ओकेजन के हिसाब से किया जाता है। The power should not be exercised to pass an order which directly or indirectly benefit the section of sanctioning authority। कोई भी ऑर्डर ऐसे नहीं होना चाहिए सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ही बेनिफिट पहुंचाए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पार्शियल होना चाहिए। No expenditure should be incurred which would benefit a particular section of society or community or person unless this can be enforced through court of law or the expenditure is in pursuance of recognized policy making or custom। अब किसी सोसाइटी के सेक्शन को या कम्युनिटी को या इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं पहुंचा सकते हो जब किसी भी ऑर्डर के थ्रू, किसी भी एक्सपेंडिचर के थ्रू, कि आपने एक एक्सपेंडिचर सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही उस प्रोडक्ट को बनाती है, आप उस कम्युनिटी को बेनिफिट देना चाहते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए अनलेस इन्फोर्स थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको अलाउ किया हुआ है, और एक्सपेंडिचर इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइज पॉलिसी मेकिंग और कस्टम्स, या फिर पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, जैसे गवर्नमेंट जो वीकर सेक्शन के लिए कुछ स्कीम चलाती है, तो आप भी उसी के कर रहे हो कि उस वीकर सेक्शंस के लिए आप इसलिए कर रहे हो एक्सपेंडिचर के, उस सेक्शन को फ़ायदा मिलेगा और एक गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्ट है, तब आप कर सकते हो, पर ऐसे नहीं कि आप अपनी तरफ से किसी भी सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाओ। The allowances granted to the employee should be so regulated that it is not a source of profit to the recipient, यानी कि आप जो भी अलाउंस दे रहे हो वो उसके लिए सोर्स ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, वो अलाउंस उस काम में जो एक्सपेंडिचर हुआ है ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए उसके अगेंस्ट दिया जाता है, ना कि बेनिफिट पहुंचाने के लिए। ऑल मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी ब्रॉट इनटू अकाउंट विदाउट एनी डिले इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में तुरंत की तुरंत आना चाहिए बिना डिले के, यानी कि बाद में कर देंगे। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बी लेफ्ट आउटस्टैंडिंग विदाउट सफिशिएंट रीजन। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई अमाउंट ड्यू है उसे आउटस्टैंडिंग नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत पेमेंट होना चाहिए। इफ मनी इज नॉट रिकवरेबल ऑर्डर्स ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी ऑब्टेन्ड फॉर राइट ऑफ, तो फिर राइट ऑफ करो उसको, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। या तो उस पैसे को लो आप, या फिर आप राइट ऑफ करो। यानी जैसे बैंक करती है, बैंक का पैसा कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो बैंक क्या करती है, लगातार उससे परस्यू करती है, उसको पैसे को रिकवर करने की कोशिश करती है। अगर वो अनट्रेसेबल होता है या डेथ हो जाती है तो क्या करते हैं, अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग शो नहीं करते हैं। ऑल मनी रिसीव्ड और डिपॉजिटेड शुड बी सूटेबली क्लासिफाइड। जितना भी मनी है उसका क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी प्रॉपर हेड में होनी चाहिए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी डेलीगेटेड अंडर DFPR 1978 with reference to any service or expenditure cannot be redelegated without specific orders। जो एक्सपेंडिचर की जो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन होता है वो DFPR 1978 में होता है। इसको हमें सीरीज के बाद हम लेंगे, DFPR काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है और वो DFPR करता है, उसको हम रीडेलीगेट नहीं कर सकते हैं ऐसे ही अपनी तरफ से, उसके लिए प्रॉपर ऑर्डर निकलेंगे तभी उस अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को रीडेलीगेट किया जाता है। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शुड ऑलवेज एंश्योर द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द सैंक्शनड ग्रांट। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड द सैंक्शनड ग्रांट, that the amount is spent in public interest and only for the purpose for which it was allocated। अमाउंट पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और उसी पर्पस के लिए होना चाहिए जिसके लिए वो अलोकेटेड था। ऐसा नहीं कि किसी और काम के लिए आया था लेकिन दूसरे काम में खर्च कर दिया और बोल दो कि पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च हुआ है। नहीं, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, जिस पर्पस के लिए था उसी पर्पस में खर्च होना चाहिए। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज एंड ऑल्सो टू गार्ड अगेंस्ट लॉस एंड वेस्टेज। कंट्रोलिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ इरेगुलरिटीज, कोई भी होगी उसके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और लॉस और वेस्टेज के लिए भी इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ड्यूटी का पार्ट है। एनी प्रपोजल फॉर एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी शुड बी कंकर्ड बाय इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजर, जो हमारा पिछले क्वेश्चन में भी पार्ट था। एनी प्रपोजल एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी शुड बी कंकर्ड बाय इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजरी। जो एडवाइज़र होता है वो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास भेजता है प्रपोजल, उसका अप्रूवल मिलता है तभी एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो होपफुली ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।